दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे अपने देश की राजनीति के बारे में, उससे जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी चर्चा मीडिया में कई दिनों से अलग अलग रूपों में हो रही थी, और उन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया। क्या सच में आप इसे मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक मानते हैं जो उनकी नैया पार लगा सकती है आने वाले चुनाव में? देखिए, ये जो मास्टर स्ट्रोक हम लोग बहुत से कदमों को कहते हैं, ये एक मीडिया द्वारा गढ़ा गया शब्द है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये मानना कि महिलाओं को अगर राजनीतिक आरक्षण मिलता है तो उसका पूरा का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये मानना नादानी है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो दलित महिलाएं हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू कर देंगी। जो मुसलमान महिलाएं हैं वो सारी की सारी भाजपा को वोट करना शुरू कर देंगी। जो ओबीसी महिलाएं हैं वो सारी की सारी भाजपा के पक्ष में वोट दे देंगी। और दक्षिण भारत में भी सारी महिलाएं भाजपा के पक्ष में वोट, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पूरा देखिए, हर पार्टी जो सत्ता में होती है वो अपने हर कदम को राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से देखकर उठाती है। हम समीक्षकों की जिम्मेदारी ये है कि उसके इरादों के आधार पे हम समीक्षा न करके जो वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर समीक्षा करें। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर आप भारत में जो वोटिंग पैटर्न है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि स्त्रियां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वोट दे रही हैं। दूसरी पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा वोट दे रही हैं। एक जमाने में ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते थे, लेकिन आजकल ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वो ज्यादा वोट कहाँ मिलते हैं? क्या वो दक्षिण भारत में मिलते हैं? दक्षिण भारत में तो भाजपा को वोट ही बहुत कम मिलते हैं, कर्नाटक को छोड़कर। कुल वोट ही बहुत कम मिलते हैं। तो भारत की जो 150 से ज्यादा 150 के आसपास सीटें हैं, उनमें तो इस तरह के बिल से होने वाले कथित फायदे का कोई असर नहीं होगा। उत्तर भारत में आइए, उत्तर भारत में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी किस्म का कोई दांव नहीं है। वो बहुत ही छोटी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो अकाली दल के साथ मिल जाए तो कुछ राजनीति में कर सकती है, वरना कुछ करने की उसकी वहां पर कोई हैसियत नहीं है। तो वहां भी कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। भाजपा को उत्तर प्रदेश है या गुजरात है या दूसरे और जो राज्य हैं जहां भाजपा प्रमुख पार्टी है, वहां पर हो सकता है कि अगर 10 में से 6 या 7 महिलाएं भाजपा को वोट दे रही हों तो इस बिल के बाद प्रभावित होकर कम से कम एक बार एक आध महिला और भाजपा को वोट दे दे। तो ये मानना बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरे एक और बात की सोचने वाली बात है कि जब ये कानून लागू होगा, यानी जब महिलाओं को वास्तव में आरक्षण मिलेगा, कब होगा? 2024 में होगा कि 2029 में होगा कि 2026 में होगा कि 2023 में, 2000 कब होगा ये किसी को नहीं पता है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, उसके ऊपर बहस चल रही है और काफी विवादित मामला है ये। तो उसमें सभी महिलाएं, जो महिलाओं के निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसमें तो सभी पार्टियों की स्त्रियां ही खड़ी होंगी। उस वक्त स्त्रियों के पास अपनी पार्टी निष्ठाओं से परे जाकर बेहतर उम्मीदवार कौन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। ये मानना कि स्त्रियां बेहतर उम्मीदवार को छोड़ देंगी और केवल पार्टी निष्ठाओं जाके वोट देंगी, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करेंगे। और अगर केवल एक कानून बनाकर मोदी सरकार ऐसा सोचती है कि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पलट देगी या एंटी इनकम्बेंसी को सिफर में बदल देगी, तो मुझे ख्याल मेरा नहीं मानना है कि मोदी सरकार ऐसा सोचती होगी। ये एक कदम है जिसके जरिए वो अपने पहले से ही पहले से बढ़ा हुआ जो स्त्री मतदाता आधार है उसको और ज्यादा वो पुष्ट करेंगे। ये तो बात सही है,
लेकिन ये मानना कि इससे बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं ऐसे सही नहीं मानता। ये जो स्त्री मतदाता आधार ज़्यादा होने की बात है, तो वो कितना ज़्यादा है, ये भी एक अनुसंधान का विषय है। अगर आप उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें तो ठीक नहीं, है। वो ज्यादा जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कि दूसरों को एक ही 2 वोट मिलता है और 8 और 9 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ, देखिए, इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि स्त्रियों के वोट पुरुषों की अपेक्षाकृत पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा पड़ने लगे हैं। 2019 के बाद से ज्यादा पड़ने लगे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो कि सीएसडीएस में लोकनीति के सर्वे से निकल के आती है। 2019 में सर्वे किया गया था, तो उन्होंने जब सर्वेक्षण किया तो पाया कि 70% जो महिला मतदाता हैं, उन्होंने बिना अपने पति की राय लिए हुए अपना वोट दिया। यानी वो परिवार की राय से या पति की राय से स्वतंत्र होकर वोट देती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिहार में 2015 का जो चुनाव हुआ था, वहां स्थिति ये थी कि बहुत बड़ा फर्क था पुरुष मतदाताओं में और स्त्री मतदाताओं में वोट डालने के सवाल के ऊपर। कहीं जो एक बिहार में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां ये फर्क केवल 1 या 2 या 3% का है, इससे ऊपर का फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर उसका जिसे कहते हैं कि चुनावी नेट इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में बहुत हवाबाजी करने की बजाय हम लोगों को ध्यानपूर्वक आंकड़ों पे गौर करना चाहिए और ये अंदाज लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका विशुद्ध चुनावी प्रभाव क्या होगा। एक तो ये भी है कि तकरीबन इस बात पर लोग सहमत दिख रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव में तो लागू नहीं होने जा रहा है। ये 26 या 29 में ही लागू होगा। तो क्या यह भी नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम की प्रभावकारिता को थोड़ा कम करता है कि आप दिखावे की चीज़ नहीं, ज़्यादा नहीं, कर रहे इससे हैं? अगर अगर आप यही मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2024 को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया है, तो जाहिर है कि वो मानते होंगे कि भले ही ये कानून लागू देर में हो, 2024 के बाद हो, लेकिन इससे वो भारत की जो उभरती हुई और पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट देने वाला जो महिला मतदाता मंडल है, उसके ऊपर ये छाप छोड़ेंगे कि वो उनके पक्ष में है। देखिए, ये हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 10 में से 6 या 7 महिलाएं भाजपा या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालती थी पहले, तो हो सकता है कि ये कदम उठाने के बाद एक महिला वोटर उन्हें और प्राप्त हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के कर्म में है। एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने भी आज अपने संबोधन में उठाया और कई नेताओं ने भी कि ओबीसी के लिए भी एक कोटा होना चाहिए इसमें, और पहले भी ये मुद्दा रहा है। तो क्या इस तरह का प्रावधान ना जोड़ना सरकार की समझदारी है राजनीति के लिहाज से, या कोई चूक है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये इसको इसको जरा बहुत होशियारी के साथ देखना चाहिए कि जो ओबीसी महिलाओं को विशेष रूप से आरक्षण दिया जाए। यानी महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का अलग से आरक्षण हो। महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है, ये नौकरी का आरक्षण नहीं है, ये शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण नहीं है, ये उनके लिए 33% निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, जिस तरीके से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ये बिल्कुल नौकरी से मिलने वाले या शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के लिए मिलने वाले आरक्षण से अलग चीज है। अब जो महिलाओं को 33% आरक्षण होंगे, अगर उसके अंदर हम जाति के आधार पर आरक्षण ले जाते हैं, जैसे कि हम लोग पिछड़ी जातियों को उसमें आरक्षित करते हैं उसमें, जिसका संविधान सम्मत नहीं होगा। मतलब संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि ओबीसी होने के नाम पर किसी के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाए। न ही संविधान में यह है कि किसी को अल्पसंख्यक के नाम पर किसी के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाए। ओबीसी राजनीति की एक पुरानी मांग रही है कि जिस तरह से दलितों को आरक्षण मिला है राजनीतिक, उसी तरह उन्हें भी आरक्षण मिले। संविधान सभा में भी ये मांग की गई थी, वहां मांग मानी नहीं गई इसकी। अब वो चूंकि सीधे सीधे अपनी मांग नहीं मनवा सकते हैं, इसलिए वो पीछे चोर दरवाजे से इस मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि एक बार अगर स्त्रियों को महिला आरक्षण के नाम पर ओबीसी स्त्रियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हो गए, तो फिर हम इसके लिए पुरुषों के लिए भी मुहिम चला सकते हैं। सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। जब स्त्रियों को ओबीसी होने के नाते राजनीतिक आरक्षण मिल सकता है, तो पुरुषों को ओबीसी होने के नाते राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर देश में क्या स्थिति होगी पूरी राजनीति की?
अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मान लेता है और सारे ओबीसी समाज को के लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित कर दिए जाते हैं, तो 45 से 50% निर्वाचन क्षेत्र तो ओबीसी के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, 15% निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, 65% हो गया, 9% आदिवासियों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे, यानी 74% निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हो जाएंगे। बाकी बचेंगे केवल 24 या 25% निर्वाचन क्षेत्र जो कि सुरक्षित नहीं होंगे। तो इस तरह हमारा लोकतंत्र जो है सामाजिक न्याय के नाम पे चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। इसीलिए संविधान सभा ने पिछड़ी जातियों को दलितों के मानंद यानी अनुसूचित जातियों के मानंद राजनीतिक आरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया था। उनको विशेष सुविधाएं देने का वायदा किया गया था जो उन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जरिए 27% आरक्षण के रूप में मिलती है। लेकिन राजनीतिक आरक्षण ये दो अलग अलग तरह के आरक्षण, इनको मिलाकर जो बोला जाता है उससे बड़ी गलतफहमी फैलती है। राजनीतिक आरक्षण पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने से संविधान सभा ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। उसके पीछे सीधा तर्क ये था कि ओबीसी जातियां दलित जातियों की तरह कमजोर नहीं है। ओबीसी जातियां आदिवासी जातियों की तरह मुख्य धारा से अलगाव में नहीं पड़ी हुई है। और आप देखिए संविधान निर्माताओं का तर्क कितना अच्छा था। ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन तो मिला है 1990 में जाकर, उससे पहले ही ओबीसी जातियां राजनीति के मैदान में काफी प्रधान स्थिति में आ चुकी थी। दक्षिण भारत में बहुत पहले से आ चुकी थी, उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब जगह ओबीसी जातियां प्रधान स्थिति में आ चुकी थी। आज तो स्थिति यह है कि अगर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनता है तो इस बात पे एक अपवाद की तरह उसको देखा जाता है। अगर कोई ऊंची जात का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो इस बात में अपने आप में एक अपवाद है। ज्यादातर ये सारे बड़े बड़े पद जो हैं वो ओबीसी जातियों के लोगों को ही प्राप्त होते हैं, यानी उनको राजनीतिक आरक्षण प्राप्त दिए बिना ही राजनीति में उनकी प्रधानता कायम हो गई है, क्योंकि उनके पास बहुत सी ओबीसी जातियों के पास अच्छा खासा धन होता है, उनके पास समाज में रंग रुतबा होता है, उनके पास जमीनें होती हैं, वो खेतिहर ओबीसी जातियां बहुत मजबूत होती हैं और वो राजनीतिक गोलबंदी कर सकती हैं, उनमें संगठित होने की क्षमता भी है, उनका काफी राजनीतिकरण हो चुका है, समाजवादियों ने भी उनका राजनीतिकरण किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीतिकरण किया है, अन्य राजनीतिक दलों ने भी उनका राजनीतिकरण किया है। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिकृत हैं वो जातियां। तो ये कहना कि ओबीसी जातियों को उस वक्त तक उनका कल्याण नहीं होगा जब तक कि उनके लिए उनके लिए चुनाव निर्वाचन क्षेत्र न सुरक्षित कर दिए जाएं, तथ्यहीन है और गलत है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की, उन्होंने कहा कि जब दो चीजें आती हैं, अडानी और कास्ट सेंसस, तब सत्ताधारी पक्ष काफी घबरा जाता है। तो क्या आपको ये लगता है कि ये दो मुद्दे विपक्ष के लिए एक बड़े मुद्दे के रूप में इसको पेश करने वाले आने वाले चुनाव में, अडानी को और कास्ट सेंसस को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस तरह गाजे बाजे के साथ कास्ट सेंसस का समर्थन नहीं कर रही है जिस तरह दूसरी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ये एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये एहसास हो गया है कि अगर कास्ट सेंसस हो भी जाएगा तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अब वो सुप्रीम कोर्ट में उनके जो नए हलफनामे हैं, जो नई दावेदारियां हैं, वो कास्ट सेंसस का इस तरीके से विरोध नहीं कर रही। बिहार में कास्ट सेंसस हो ही रहा है, वहां अनुमति मिल गई है, वो कास्ट सेंसस की जगह उसको वो सर्वेक्षण कह रहे हैं बस केवल, क्योंकि सेंसस कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अगर राज्य सरकारों के स्तर पे होता है तो उसको सर्वेक्षण कहा जा सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हर जगह विपक्षी पार्टियां राज्यों के स्तर पर अगर जातिगत सर्वेक्षण करा सकती हैं, ये बिहार के उदाहरण ने साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी करा सकते हैं। केंद्र सरकार चाहे न चाहे पूरे देश में जातियों का सर्वेक्षण हो सकता है। दो तरह के जातिगत समूहों का पहले से ही सेंसस होता है, यानी भारत की 15 और 9 करीब 24% आबादी जो है, 24% आबादी का तो संवैधानिक सेंसस होता ही है। अब बाकी बची हुई जो पिछड़ी जातियों की आबादी है और बाकी और ऊंची जातियों की आबादी है, उसका सेंसस कराने की जरूरत है। मैं तो मानता हूं कि इस पर इतना हंगामा करने की बजाय और इसका एक तूमार बांधने की बजाय इन लोगों को चाहिए कि अपने अपने राज्यों में जो जहां सत्ता में है वो उस तरह का सर्वेक्षण कराना शुरू कर दे, जो कि एक तरह का केवल नामी सर्वेक्षण होगा, वो बाकायदा सेंसस ही होगा, जनगणना ही होगी। अच्छा, और फिर देखने की बात यह है कि उस जनगणना कराने के बाद में वे राज्य सरकारें उसके
वे राज्य सरकारें उसके अ, वे राज्य सरकारें उसके आधार पर अपनी नीतियों में कितना परिवर्तन करती हैं। देखिए, देश में 2 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरी बीजू जनता दल, जिसने पहले से ही महिलाओं को टिकट देने का अपने यहाँ कोटा तय कर दिया है। वो कोटा 30% नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद वो 25% या 20-22% महिलाओं को टिकट देते हैं। ये काम अन्य पार्टियां भी कर सकती थी। किसी पार्टी ने आज तक ये नहीं किया है। अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाज पार्टी, इसकी नेता स्वयं महिला हैं, अगर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रति इतनी ये लोग चिंतित होते, तो अपनी अपनी पार्टियों में वो महिलाओं के लिए टिकट का कोटा तय कर देते। अभी महुआ मोइत्रा ने जो भाषण दिया है लोकसभा में, उन्होंने कहा भी है कि हम तो पहले से ही ये काम कर रहे हैं, आप हमें मत सिखाइए, हम तो पहले से ही जानते हैं कि हम पहले से ही काम कर रहे हैं। और बीजू जनता दल की सफलता और ममता बनर्जी की सफलता में एक ये भी बड़ा कारण है। अब आप देखिए, 2 प्रांतों का मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। पहले केवल दक्षिण भारत का हमने जिक्र किया था और पंजाब का जिक्र किया था। अभी ये बीजू जनता दल उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है। उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में स्त्रियों के बीच में जो गैर बीजेपी राजनीतिक नेता और वो हैं, पार्टियां हैं, वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो ये मानना कि ऐसा केवल बिल ला देने से अचानक सारी स्त्रियां कूद-कूद के भाजपा को वोट देने लगेंगी, ये या तो एक तो भाजपा भीति है, यानी भाजपा फोबिया है। इसमें लगता है कि सारे फायदे उधर ही जा रहे हैं। हर कदम इसीलिए उनके ही पास मास्टर स्ट्रोक है, वही पिच सेट करते हैं, वही नैरेटिव सेट करते हैं। इस प्रकार की बातें करके विपक्ष जो है वो अपना नुकसान ही करता है। दो चीजें और हुई। एक तो ये कि जब नए संसद का उद्घाटन हुआ था तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। अब जब पुराने संसद से नए संसद में लोग गए तब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित रहीं, उन्हें नहीं बुलाया गया। तो शायद ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की केंद्रिता को भी दिखाता है। एक दूसरी चीज़ ये हुई कि नरेंद्र मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, अपना पहला भाषण संसद में, तो उन्होंने गाहे-बगाहे जवाहरलाल नेहरू का भी ज़िक्र किया और काफ़ी प्रशंसा भाव से किया, जो एक नई तरह की चीज़ थी। तो क्या ये मतलब दोनों घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? मैं तो आपसे यही सवाल करूँगा। देखिए, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू को मॉडल मानते हैं। वो मानते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, हैं, लगभग उसी तरह से उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी का पूरा आप प्रधानमंत्री देखें तो वो एक पेडागोजिक प्रोजेक्ट है। वो हमेशा लोगों को एक उपदेशात्मक रूप से जन शिक्षण की वो उनकी अपनी राजनीति थी, इसके हिसाब से वो करते थे। नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति है। मन की बात हो, चाहे कहीं भी वो भाषण देते हैं, उनका पूरा तरीका एक शिक्षक का तरीका है, जो कि नेहरू का तरीका था। नेहरू, हो सकता है नेहरू की दी हुई शिक्षाएं हम लोगों को अच्छी लगे, मोदी द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें अच्छी लगे, लेकिन पैटर्न एक ही है दोनों तरफ से। जिस तरीके से बहुत नेहरू जी करीने से अपने वस्त्र चुनते थे, नरेंद्र मोदी भी उसी करीने से अपने वस्त्र और अपनी छवि किस तरह प्रोजेक्ट की जाए चुनते हैं। नेहरू के जमाने में जितना मीडिया था, बहुत छोटा मीडिया था, उसका नेहरू जी भरपूर इस्तेमाल करते थे। नेहरू जी की कोई तस्वीर बिना उनसे इजाजत लिए हुए नहीं छापी जा सकती थी और दिखाई जा सकती थी। नेहरू जी खुद तय करते थे कि उनकी कौन सी तस्वीर किस कोण से लोगों के सामने आएगी। नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से मीडिया सेवी हैं, मतलब मीडिया प्रिय हैं, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू थे। आज बस फर्क ये है कि देश बहुत बड़ा हो चुका है, आबादी बहुत बड़ी हो चुकी है, सरकार का साइज बहुत बढ़ चुका है और मीडिया की विविधता और साइज विविधता और आकार वो भी बहुत बढ़ चुका है। इसलिए ये चीजें हमें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। लेकिन नेहरू और मीडिया के रिश्तों की ओर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वो भी इस बात को लेकर उनको एक विशेष ध्यान रखते थे कि उनकी कौन सी छवि जनता के सामने जा रही है। इंदिरा गांधी भी इन चीजों का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी की मॉडल नहीं है। नरेंद्र मोदी के मॉडल जवाहरलाल नेहरू है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू की अगर वो कभी प्रशंसा करते हैं तो वो देखिएगा, जैसे अगर नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की उत्तरोत्तर आगे चल के और भी ज्यादा प्रशंसा करेंगे। हो सकता है कि कश्मीर नीति के सवाल पर नेहरू की आलोचना वो करते रहे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किसी पृष्ठ पर नेहरू की आलोचना भी होती रहेगी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को लगेगा कि उनकी अपनी लीगेसी, उनकी अपनी विरासत सुरक्षित हो गई,
उसके बाद वो जिस प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा प्रशंसा करेंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। लेकिन शायद ये आखिरी सवाल है मेरा आज की बातचीत के लिए कि फिर भी अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें कम से कम नेहरू और मोदी में अंतर करना चाहिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर या एक जो प्रधानमंत्री के रूप में प्रदर्शन है, क्या ऐसा हमें करना चाहिए नहीं, या दोनों दिखता में बहुत अंतर है। मैं दोनों को समान नहीं बता रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि दोनों मीडिया का अपनी छवि प्रोजेक्ट करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करते थे। इस मामले में दोनों एक जैसे हैं। ज़ाहिर है नेहरू के आदर्श मोदी नहीं हो सकते थे, मोदी के आदर्श ही नेहरू हो सकते हैं। तो मोदी ने बहुत कुछ अपना प्रधानमंत्रित्व को किस तरीके से जनता के सामने पेश करना चाहिए, नेहरू की किताब से उन्होंने कोई पन्ना लिया है, जिसके आधार पे अपना पूरा वो प्रबंधन करते हैं। ये मेरा ये कहना है। जहां तक लोकतांत्रिक मिजाज का सवाल है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नेहरू जी लोकतंत्र के मानक तय कर रहे थे। विपक्ष की भूमिका क्या होगी, उसकी भूमिका को कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरीके से पता है इस बात के बारे में कि नेशनल हेराल्ड में जो कि कांग्रेस का अखबार था, चूंकि उसमें नेहरू की आलोचना नहीं छपती थी, तो नेहरू जी ने कुछ अपने इसे पेन नेम कहते हैं, एक दूसरे नाम से खुद अपनी आलोचना में लेख लिखे थे उसके अंदर। यानी वो चाहते थे कि असहमति का स्वर जो है वो अ, बुलंद रहे। अगर नहीं आ रहा है तो वो असहमति का स्वर सामने आए। नरेंद्र मोदी में इस तरह की खूबियाँ नहीं है। नरेंद्र मोदी तो असहमति के स्वरों को दबाने के लिए या उनकी उपेक्षा करने के लिए या उसे हाशिए पे डालने के लिए जाने जाते हैं। तो वो तो तब से लेके अब तक लोकतंत्र की प्रवृत्तियों में भी बहुत परिवर्तन हो चुका है और उन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में हमें इन दोनों प्रधानमंत्रियों का मूल्यांकन करना चाहिए। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रोफेसर अभय दुबे के विचारों को यहाँ पर सुन पाएँ, उनके विश्लेषण को यहाँ पर सुन पाएँ। तो हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभय सर बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।